हेलो एवरीवन। आज फिर से शुरू करते हैं आंसर की वाला सेक्शन। तो जो बचा हुआ सेक्शन था वो मैथ का पेडागोजी था। तो आज हम लोग मैथ के पेडागोजी को डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा और क्या हो सकता है। ठीक है। तो 1 से 45 तक जो है वो आपको मैथ कंटेंट है जिसका वीडियो बना के हम अपलोड कर चुके हैं। अब हम पेडागोजी का देखेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है। इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावशाली नहीं होगा। मतलब ये है कि कोई टीचर है, वो अपनी कक्षा में बच्चों में गणित के प्रति जो इंटरेस्ट होता है, रुचि होता है, वो विकसित करना चाहती है कुछ गतिविधि करवा करके। तो वो कौन सा गतिविधि हुआ, कौन सा एक्टिविटी होगा जो उसके उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा, मतलब वो प्रभावशाली नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1, उन्हें अपनी कक्षा में एक गणितीय कोना बनाया जहां पर विद्यार्थी विभिन्न गणितीय गतिविधि कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। यानी कि क्लासरूम में या स्कूल में कोई ऐसा कॉर्नर बना देंगे मैथ का जहां बच्चे कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। क्लास का कोना होता है जहाँ पर बुक्स वगैरह रखा रहता है, कुछ खिलौने रखे रहते हैं जहाँ बच्चे उनसे एक्टिविटी करते हैं। ये तो अच्छी बात है। यहाँ पर तो बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन हमको नहीं वाला सर्च करना है कि नहीं वाला कौन ऑप्शन है। अब 2 में आते हैं, वो हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है। मतलब कि टीचर उस विद्यार्थी की बहुत तारीफ करता है जो लास्ट जो एग्जाम होता है उसमें बहुत अच्छा मार्क्स ला करके वो अगली कक्षा में चला जाता है। तो इसमें कोई एक्टिविटी वाली बात है ही नहीं। तो इसमें जब कोई एक्टिविटी वाली बात नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आंसर यही नहीं होगा। इसलिए चूंकि हमको देखना है कि बच्चों में मैथ के प्रति इंटरेस्ट जगाना है, तो यहाँ इंटरेस्ट जगाने वाली कोई बात नहीं है। इसलिए क्या होगा, इसका आंसर 2 होगा। आगे देख लेते हैं, कहीं और भी तो नहीं नेगेटिव। थर्ड बोल रहा है कि वह बच्चों को भारतीय गणितज्ञों और उनके योगदान के वीडियो दिखाएगी। सही बात है, ये तो अच्छा बात है। अगर आप गणितज्ञ जो है, आर्यभट्ट है, रामानुज है, उनके बारे में बताएंगे, उनके लाइफ के बारे में बताएंगे तो बच्चे में इंटरेस्ट जगेगा। अब बच्चे का गणित के प्रति रुचि बढ़ेगा। तो ये 3 नंबर होगा ये आंसर। 4 में आते हैं, क्या कर रहा है कि वह कक्षा में गणितीय पहेलियां और जादुई वर्ग हल कराने के लिए देती है। सही बात है, ये तो एक्टिविटी का एक माध्यम है। अगर बच्चे से आप पजल पूछेंगे, पहेलियां पूछेंगे गणित के माध्यम से, तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेंगे और बच्चे का गणित के प्रति इंटरेस्ट भी जग जाएगा। तो 46 का आंसर क्या होगा, 2 नंबर होगा। अब आते 47 में, निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। यानी कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो गणित का जो नेचर है, जो उसकी प्रकृति है, उसके बारे में सबसे बेहतर ढंग से बता रहा है या सबसे बेहतर है। तो देखिए स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है कि यह बच्चों को सृजनात्मक बनाने में सहायता करता है। बिल्कुल सही है। इससे क्या होता है, बच्चों में गणित से क्या होता है, बच्चे मतलब गणित से सोचते हैं बच्चे, उनके बारे में खोजबीन करते हैं, तो बच्चे में तख्लीकी सलाहियत आती है। सही बोल रहा ऑप्शन नंबर, सॉरी ये स्टेटमेंट नंबर ए जो है। अब देखते हैं बी को, देखते हैं कि यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायक करता है। सही बात है, क्योंकि जब बच्चे मैथ सोल्व करते हैं, सोचते हैं, तर्क करते हैं, लॉजिक लगाते हैं, इससे क्या होगा, उसका कल्पना को पोषित करने का अवसर मिलेगा। ये भी ठीक है। अब सी में आते हैं, यह निगमनात्मक विवेचना पर आधारित है। सही बात है, क्योंकि होता क्या है कि इसमें बच्चे मतलब कि डिडक्टिव रीजनिंग का सोचते हैं, मतलब आखिर उसका तह तक जाते हैं कि वजह क्या है। ये जो क्वालिटी है आपको, मतलब सी वाला ऑप्शन जो बोल रहा है कि निगमनात्मक विवेचना, तो ये आपको पियाजे साहब का जो 4th स्टेज है, फॉर्मल स्टेज, वहां की क्वालिटी है। तो ये भी होगा आंसर। डी कह रहा है यह हमेशा अभिसारी होता है। देखिए अभिसारी नहीं होता, अभिसारी मतलब होता है इन द बॉक्स। बच्चे जब लिमिटेड तरीका से सोचेंगे, सिर्फ एक कुएं के अंदर तक ही सोचेंगे, तो वो अभिसारी होगा। लेकिन अपसारी मतलब आउट ऑफ द बॉक्स। तो यहाँ अभिसारी बोल रहा है, यहाँ बच्चे की सोच को लिमिट कर रहा है। इसलिए गणित की प्रकृति जो है वो डी नहीं होगा। इसलिए क्या होगा आंसर, ए बी सी होगा। ए बी सी किस में है, ए बी सी आपको 2 नंबर में है। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 47 में आते हैं। तो चलिए 48 को देखते हैं, क्या कह रहा है 48।
48 में कह रहा है कि निम्नलिखित निम्नलिखित में से किसने निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के में काम किया है। यानी कि जितने भी यहाँ मतलब कि गणितज्ञ हैं उनमें से कौन ऐसे गणितज्ञ हैं जो गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है। तो ये बात सभी को मालूम है कि आर्यभट्ट साहब जो हैं वो गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उन्हें उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, अब आते हैं 49 में आते हैं। क्या कहा 49 कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। यानी कि ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन में से कौन ऐसा ऑप्शन ये शो कर रहा होगा कि बच्चा जो है खुद ही ज्ञान का निर्माण करते हैं, वो ज्ञान को खुद रचते हैं, खुद ही खोजते हैं। कौन ऐसा ऑप्शन होगा, चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, शिक्षिका ने श्याम पट पर अधूरे पहाड़े लिखे और बच्चे उन पहाड़ों को श्याम पट पर लिखकर पूरा किया। चलिए ये भी ठीक है, क्योंकि अधूरा लिख दिया बच्चा उसको पूरा कर लिया, तो ये भी हो सकता है, ये भी ठीक ही है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 2 नंबर में। कि कक्षा का सर्वोत्तम छात्र छात्रा पहाड़ों को ऊंचे स्वर में पढ़ रहा है और बाकी उसको दोहरा रहा है। ये सही नहीं है। यहाँ बच्चे ज्ञान का निर्माण कहाँ कर रहे हैं, यहाँ तो रट रहा है और मतलब अनुसरण कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा नहीं। एक तो ठीक लग रहा है लेकिन 2 बिल्कुल गलत है। 3 में आते हैं, बच्चे एक साथ पहाड़ों का कविता पाठ करेंगे। इसमें भी कोई बात नहीं है, इसमें भी बच्चे ज्ञान का निर्माण नहीं कर रहे हैं। अब आता 4 में, 4 लंबा भी लग रहा है, ये अपना आंसर देने के चक्कर में बहुत लंबा कर दिया, लग रहा है यही आंसर होगा। देखते हैं क्या कर रहा है। बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारनियां में व्यवस्थित गीटियां दी जाए और उनके प्रयोग कर गुणन के पैटर्न को खोजें। मतलब ये है कि बच्चों को हम जो आवश्यक सामग्री है आयताकार से संबंधित उसको उपलब्ध करवा देंगे और बच्चे उस सामग्री के आधार पर खोजेंगे, आंसर ढूंढेंगे। तो मतलब खोज रहे, ढूंढ रहे, मतलब ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं। आपको हम क्वेश्चन में ही बोले थे कि कौन है जो ढूंढ करके मतलब कि रच रहे हैं ज्ञान को। तो आंसर क्या होगा, आंसर चौथा नंबर होगा। समझे। और आपको एक ट्रिक हम बताए भी थे कि अगर क्वेश्चन समझ में ना आए, आंसर भी समझ में ना आए, अगर जो ऑप्शन सबसे लंबा है आंसर वही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 50 में आते हैं। क्या कह रहा है कि एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपए प्रति किग्रा यानी किलोग्राम बेच रहा है। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया है, जिसके लिए सब्जी वाले ने सोनू से 21 रुपये, यानी कि वो हिसाब किया सब्जी वाला इस तरह की 6 प्लस 3 इस तरह से सब किया, 21 रुपये लिए। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। यानी कि बेचारा सब्जी वाला है, वो आपको सब्जी बेच रहा है, कैसे क्या बेच रहा है, वो पालक बेच रहा है 60 रुपये प्रति किलोग्राम वो बेच रहे हैं। तो सोनू उनसे 350 ग्राम लिया। अब वो तो बेचारा जाहिल है, वो तो इतना हिसाब उताब नहीं कर पाएगा, तो वो सिंपल सा अपना एक फंडा बना लिया है कि 60 रुपये में 1000 ग्राम दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 6 रुपये में हम कितना देंगे, मतलब कि 100 ग्राम देंगे, तभी तो होगा, मतलब कि 60 रुपये में 1000 ग्राम। तो वो ये लॉजिक बना लिया अपना। तो वो देखा कि 350 ग्राम हमसे लिया है, तो 350 ग्राम मतलब 3 को 6 कर दिया वो। आप फिर यहाँ 50 ग्राम है तो 100 का आधा वो 3 कर दिया है, तो इस तरह से वो 21 रुपया उससे ले लिया। तो ये जो लॉजिक इस्तेमाल किया सब्जी वाला, ये जो कौशल का इस्तेमाल किया है, इसमें कौन ऐसा कथन है जो सही है। चलिए देखते हैं। इसमें कह रहा है, एक में कह रहा है कि यह गणितीय कौशल का अस्पष्ट है। नहीं, गणितीय कौशल अस्पष्ट नहीं बल्कि अस्पष्ट है, तभी तो वो ऐसा लॉजिक लगा कि वो पैसा लिया उसे। तो 1 नंबर स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है। अब 2 में आते हैं कि यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है। बिल्कुल गलत बोल रहा है ये भी ऑप्शन गलत है, बल्कि लाभदायक है। बच्चों को तोड़ के हम बता रहे हैं ये, तो ये बहुत ही लाभदायक है, लेकिन यहाँ बोल रहा लाभदायक नहीं है, तो गलत होगा ये। अब सी में आते हैं, ऐसे कौशल गणितीय प्रश्न को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक। सही बात है, यानी कि गणित हम भिन्न भिन्न तरीका से सोल्व कर सकते हैं। उनमें से एक तरीका ये भी है जो आसान तरीका है, आसान से बच्चों को समझ में आ जाएगा। इसका मतलब कि स्टेटमेंट जो कथन जो है वो सी ठीक है, तो आंसर क्या होगा, केवल सी।
1 होगा ये। चलिए ठीक है, अब हम लोग अब बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। चलिए 51 क्या कह रहा है? 51 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि कौन ऐसा स्टेटमेंट है जो क्या है, सही नहीं है। ओके, तो देखिए, विद्यार्थी की त्रुटियां को अनदेखा कर देना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा इनको प्रेरणाहीन करेगा। यानी कि बच्चे जो भी गलती करे उसको अनदेखा कर दीजिए, और अगर बच्चे को गलती बता रहे हैं कि आपने गलती किया, तो बच्चा क्या होगा, डिमोटिवेट हो जाएगा। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही नहीं है। ना तो अनदेखा करना है और न ही गलती को बड़का मोटका लाल कलम से घेर के भेज देना, जाओ ठीक करके लेके आओ, बल्कि उनको उनके सोच तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है जो बच्चा यही लिखा है, कुछ और कहने लिखा है। उनसे बात करेंगे, बात करके उनका सोल्यूशन निकालेंगे। डायरेक्ट नहीं बोल देंगे कि ये गलत है, और न तो अनदेखा करेंगे, दोनों गलत है। डायरेक्ट बोल रहे हैं कि आपने गलत किया है, सही करके लेके आइए, ये भी तरीका गलत है। और इग्नोर कर देना, अनदेखा कर देना, ये भी तरीका गलत है। तो मेरे हिसाब से यही आंसर ठीक है। लेकिन देखते हैं और कि इससे भी कोई नेगेटिव है क्या। यानी कि अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो जो सबसे नेगेटिव है वही होगा आंसर, और क्वेश्चन पॉजिटिव में है तो जो ऑप्शन सबसे पॉजिटिव है वही होगा आंसर। क्योंकि सीटेट का आप लोग जानते ही हैं इसका रूल्स क्या है कि सब क्वेश्चन ठीक रहेगा, उसमें सबसे ज्यादा ठीक कौन है उसी को चुनना है। ओके, तो हम जो बता रहे हैं आपको बिल्कुल डिस्कशन के आधार पर बता रहे हैं, हवा हवाई वाली बात नहीं, बिल्कुल परफेक्ट बता रहे हैं। और इसमें 99 चांसेस है कि आंसर यही होगा। हाँ, कुछ कुछ आंसर है जो गलत हो सकता है, मे बी, वो तो हम खुद ही बता देते हैं कि इसका था कंफ्यूजन वाला बात है, लेकिन जिसमें कंफ्यूजन नहीं आंसर वही होगा। चलिए अब आते हैं ऑप्शन नंबर 2 में आते हैं। विद्यार्थियों की त्रुटियां उनके सोचने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देता है। बिल्कुल सही बात है। बच्चे अगर गलती कर रहे हैं तो इससे बच्चे का सोच मालूम होता है कि बच्चे क्या सोच रहे हैं, तो ये सही ऑप्शन है। 3 में आते हैं, गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा। सही बात है, गणित में ही नहीं बल्कि किसी भी विषय में जो गलती है वो सीखने सिखाने का एक हिस्सा है। अगर बच्चे गलती नहीं करेंगे तो फिर सीखेंगे कैसे। चलिए ठीक है, अब 4th में आते हैं। गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ योजना बनाने में मदद करती है। सही बात है। अगर मान लीजिए आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आप लेसन प्लान बना के लेके आए हैं, मेथड भी यूज किए हैं, फिर भी बच्चा गलती किया, इसका मतलब ये है कि अब आपको आपके लेसन प्लान को, आपके मेथड को चेंज करना पड़ेगा, मतलब कुछ और लाना पड़ेगा ताकि बच्चे उसको समझ के आसानी से सोल्व कर लें। तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन 2, 3, 4 सही है और जाके 1 सही नहीं, इसलिए आंसर क्या होगा, 51 का 1 होगा। अब आते हैं 52 में आते हैं, 52 में। चलिए 52 में आते हैं। कह रहा आकलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। किसके बारे में? आकलन के बारे में, मतलब असेसमेंट के बारे में, जांच के बारे में। देखिए इसमें एक वर्ड दिया गया आपको कि मानक संदर्भित आकलन, यानी कि नॉर्म रिफरेंस असेसमेंट। कि नॉर्म रिफरेंस असेसमेंट ये होता है कि इसमें स्कूल के द्वारा टेस्ट लिया जाता है बच्चों का, और टेस्ट के आधार पे बच्चों के प्रदर्शन को देखा जाता है, कंपेयर किया जाता है, और बच्चे के प्रदर्शन में इम्प्रूवमेंट भी किया जाता है। ठीक है, तो ये है आपको मानक संदर्भित आकलन। तो इसमें कह रहा कौन सा कथन सही नहीं है, तो कह रहा मानक संदर्भित आकलन हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थी की तुलना में कहाँ खड़ा है। सही बात है, यही बताता है हमको। और मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण, यानी कि आपको हो जाएगा ये नैदानिक का हो जाएगा आपको यहाँ डायग्नोस्टिक मतलब जहाँ पर हम कमी का पता लगाते हैं वो। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट और रिमीडियल टीचिंग में उपयोगी है। सही बात है, क्योंकि जब आप बच्चे का संदर्भित आकलन करते हैं तो इसमें आप डायग्नोस्टिक टेस्ट से बच्चे की कमी का पता लगाते हैं और रिमीडियल टीचिंग के थ्रू उस कमी को दूर करते हैं। तो ये भी होगा, ऑप्शन नंबर 2 भी होगा आंसर। अब आता 3rd में, मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थी की अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन करना है। ठीक है, 52 का जो आंसर होगा वो 1 होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें इनसे पहले जो हम आपको बताए थे वो गलत था, क्योंकि इसमें ये है कि 2 चीज़ है, नॉर्म रिफरेंस्ड है और क्रिटेरियन रिफरेंस्ड है, 2 बातें हैं। तो इसमें क्या होता है, नॉर्म रेफरेंस जो है इसमें आपको मतलब कि बच्चों का
इंडिविजुअल असेसमेंट नहीं होकर के इसमें ग्रुप में होता है, और क्राइटेरियन जो है वो बच्चे का इंडिविजुअल असेसमेंट होता है। ठीक है, तो उस आधार पे जो 52 का आंसर होगा वो 1 होगा। ठीक है, अब आते 53 में आते हैं कि अधिक अधिक कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा। मतलब ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में वर्ड है कि अधिक कम और लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा, ये सब अवधारणाएं, यानी कि ये अवधारणाएं क्या हैं? तो ये अवधारणाएं मतलब कि महत्वपूर्ण पूर्व संख्या अवधारणा है, यानी कि ये अवधारणा जो है कौन लंबा है, कौन छोटा है, कौन ज़्यादा मतलब कि दूर है, कौन ज़्यादा नज़दीक है, ये सब अवधारणा ये है कह रहा है ऑप्शन नंबर 1 में कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मतलब कि नंबर सीखने से पहले, यानी कि बच्चे को काउंटिंग से पहले ये चीज़ आना चाहिए कि कौन कितना दूर है, कौन कितना नज़दीक है, कौन लंबा है, कौन चौड़ा है। तो ये बात सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है नंबर से पहला कंसेप्ट होता है। क्योंकि जो बच्चा स्कूल में जाता है ना, स्कूल जाने से पहले उसको मालूम होता है कि कौन कितना लंबा है, कौन कितना नाटा है, कौन कितना दूर है, कौन नज़दीक है, उसको अच्छे से मालूम होता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि तुलना के लिए अस्पष्ट है, यानी कि अधिक कम लंबा छोटा सब क्या तुलना के लिए अस्पष्ट है, तो ये ऑप्शन ही ठीक नहीं है। दूसरा क्या बोला, तीसरा क्या बोला, ये विलोम शब्द है, नहीं ये बात भी नहीं है। फोर्थ क्या बोला, सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा विशेषण है, तो ये भी नहीं है। यानी कि 53 का जो है, यानी कि 2 3 4 ऑप्शन में दम ही नहीं है, नेगेटिव तो है लेकिन दम ही नहीं है, कंफ्यूज कर ही नहीं रहा है। तो 53 का आंसर क्या होगा, 1 होगा। अब आते हैं 54 में आते हैं, गणितीय अधिगम सामग्री, यानी कि मैथमेटिक्स लर्निंग जो मटेरियल्स है वो क्या है। तो देखिए गणितीय अधिगम सामग्री क्या है, एक बोल रहा है सूत्रों के प्रदर्शन में शिक्षक की मदद करता है, यानी कि टीचर का सूत्र बनाने में हेल्प करता है। क्या ये है गणितीय अधिगम सामग्री? बिल्कुल नहीं, यहाँ वो है ही नहीं। क्योंकि जो सामग्री का मतलब काम बच्चे के नॉलेज को स्पष्ट करना है, उनके नॉलेज को ऑथेंटिक करना है, उनको उनके चीज़ों को मतलब जो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं उन चीज़ों को क्लियर करना है, ये यूज होता है मतलब सामग्री का। लेकिन यहाँ पर बोला सूत्र प्रदर्शन, इसलिए इसका आंसर ए नहीं होगा। अब आते हैं ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर बी में आते हैं, स्वतः अधिगम में विद्यार्थी मदद करता है। सही बात है, जो भी सामग्री क्या करता है, बच्चे को खुद सेल्फ स्टडी करने में हेल्प करता है, वो सामग्री जो होती है। तो बी ठीक है। अब आते सी में, निर्देश देने में शिक्षक की मदद करता है। चलिए, तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो अधिगम सामग्री है उससे बच्चे खुद खेलते हैं, खुद मतलब कुछ बनाते हैं, खुद से सीखते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। अब आते डी में, कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में सहायक होता है। सही बात है, यानी कि आप देखेंगे बी और डी सही है, और बी और डी जो है वो चौथा नंबर ऑप्शन में है, तो आंसर क्या होगा, चौथा होगा। ठीक है, अब आते हैं 55 नंबर पे आते हैं। चलिए, तो 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न यानी 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। ठीक है, तो कौन ऐसा है? तो इसमें बोल रहा है, एक में बोल रहा है कैलकुलेटर, 2 में बोला विभाजन विधि, 4 में बोला लघुत्तम समार्थक, और 5 में बोला भिन्न डिस्क। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भिन्न डिस्क होगा। कैसे होगा भिन्न डिस्क? चूंकि देखिए भिन्न डिस्क होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप किसी बच्चे को फ्रैक्शन बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उसको अगर आप इस तरह से एक वृत्त बना लें, और वृत्त में क्या बोल रहा है, 2/3 बोल रहा है ना, 2/3 बोल रहा है, तो इसको क्या कीजिए, इसको आप 3 भाग में बांट दीजिए, एक भाग, ठीक है, और देखिए 2 भाग और ये 3 भाग हुआ ना, तो 2/3 बोल रहा है, तो 2 को कलर कर देंगे, ऐसे से 2 कलर कर देंगे। ठीक है, ऐसे से 2 कलर कर देंगे, एक खाली कर दिए, तो बच्चों को समझ में आ गया ना कि ये 2/3 है, यानी कि 3 में 2 क्या है, कलर है। इससे बच्चे आसानी से समझ जाएंगे। उसी तरह से 6/4 है, तो 6 में 6 मतलब कि वृत्त में 6 टाइप का कर देंगे, या फिर स्क्वायर में ही स्क्वायर में भी कर सकते हैं, और जाके रेक्टेंगल में भी कर सकते हैं। उसमें 4 को कलर कर देंगे और 2 खाली छोड़ देंगे, तो नहीं बोलेगा कि 4/6 है ये। इससे क्या होगा, बच्चे आसानी से सीख जाएंगे, क्योंकि यह प्रैक्टिकल हो गया। ओके, चलिए अब आगे आते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर को देखते हैं, 56 देखते हैं। 55 हो गया तो 56 में क्या बोल रहा है कि एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले यानी कि भूमिका निर्वहन विधि का उपयोग करती है, उसका उद्देश्य है, यानी कोई टीचर है, कोई टीचर मतलब कि शिक्षिका है, वो क्या करती है गणित की कक्षा में रोल प्ले यानी कि रोल प्ले विधि का प्रयोग करके वो कुछ पढ़ाती है। तो रोल प्ले करके पढ़ाने के पीछे क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है? एक अनुशासन बनाए रखना, ये तो पर्पस नहीं है। अनुशासन बनाए रखने अगर हम अच्छा से पढ़ाएंगे तो खुद अच्छे अनुशासन में रहेंगे। अब पढ़ाएंगे तो हल्ला करेगा ही करेगा बच्चा। दूसरा है बच्चा को व्यस्त रखना, बच्चे को और व्यस्त रखना है तो पढ़ा के रखिए ना, मार के डपट करके आई से ऐसे तो रखना नहीं है। थर्ड बोल रहा है विचारों का बहिर्वेशन। हाँ ये ठीक है। होता क्या है कि बच्चों में विचार होता है लेकिन बच्चे उस चीज को बाहर निकालते नहीं हैं, उसको बच्चे शेयर नहीं करते, बताते नहीं हैं। तो इसके पीछे पर्पस ये है कि बच्चों में जो विचार है वो विचार बाहर आए, तभी तो रोल प्ले के माध्यम से पढ़ा रही है, और मनोरंजन होगा नहीं। अब 57 में आते हैं, क्या कह रहा है कि संख्या बोध विकसित करने में उपकरणा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो बच्चों में उपकरणा कौशल को प्रदर्शन करता है? ठीक है, तो यहां कह रहा है कि संख्या बोध को विकसित करने में, संख्या को समझाने में जो उपकरणा है, जो आपको उपकरणा का बोल दिया आपको, देखिए इसमें जो है सभी टाइजिंग जो है, सभी टाइजिंग का मतलब होता है कोई भी संख्या बिना गिने हुए बता देना कि इसमें कितना है, क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लूडो है, लूडो गोटी है, आप जब लूडो गोटी खेलते हैं उसको जब ऐसे झमार कर जब फेंकते हैं उसमें गिनते हैं कि छक्का या कितना 1 2 3 4 5 6 है, गिनते हैं ना, गिनते हैं ना, देखते हैं कि 6 गो वो है तो छक्का है, वो 2 गो ऐसा मतलब 2 है, 3 गो ऐसा मतलब 3 है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सबिटाइजिंग बोलते हैं, यानी कि उपकरणा इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा संख्या बोध विकसित करने में उपकरणा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही बात है, क्योंकि बच्चे जब लूडो खेलते हैं तो उसको संख्या का नॉलेज नहीं होता है कि 3 किसको बोलेंगे 4 किसको बोलेंगे, लेकिन वो बिंदु देख के समझ जाता है कि कितना इसको बोलेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थी में उपकरणा के कौशल को प्रदर्शन कर रहा है? तो एक बोल रहा है कि विद्यार्थी संख्या 5 की पहचान 4 के प्रवृत्ति के रूप में करेगा, मतलब कि 4 के बाद 5 होता है तो ऐसे पहचानेगा, तो क्या इसको सबिटाइजिंग बोलेंगे? नहीं, ये भी नहीं होगा। 2 बोल रहा है क्या कि 6 की पहचान 5 और 1 को जोड़ने से करेंगे, ये भी नहीं होगा। विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदु डॉट को गिने यह बताने में सक्षम है कि यह 4 है। हाँ, इसी को बोलेंगे सबिटाइजिंग। क्या बोलेंगे इसको? इसी को बोलेंगे सबिटाइजिंग बोलेंगे। ठीक है, इसी को बोलेंगे उपकरणा। ओके, तो आंसर क्या होगा 57 का? 57 का आंसर आपको 3 होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये बंद को चलिए अब आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, 58 क्या कह रहा है? देखिए एक क्वेश्चन इतना लंबा है ना, और इसका ऑप्शन भी लंबा दे दिया, तो आप एक ट्रिक से भी इसका यूज कर सकते हैं कि क्वेश्चन इतना लंबा अगर टाइम नहीं बचे तो ऐसे बता रहे हैं, या फिर क्वेश्चन समझ में ना आए तो सबसे लंबा आंसर क्या ऑप्शन क्या है? 4 नंबर, इसका आंसर 4 ही नंबर होगा। फिर भी आपको डिस्कस करवा दिखा देते हैं। क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग न मानकर उनकी काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि गणित में अच्छा प्रदर्शन करती है। मतलब ये है कि लड़की अगर गणित में बेहतर ही प्रदर्शन कर लेना तो भी उसको लोग मतलब कि उस निगाह से देखते हैं। मतलब ये है कि लोग ये मानते हैं समाज में कि गणित जो है वो लड़की के लिए नहीं, लड़की के लिए होम साइंस है कि खाना कैसे बनाना है, ये कह रहा है। ठीक है, तो कह रहा है इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या हो सकता है? मतलब लड़की को हम लोग जो गांव समाज जो है इस योग नहीं मानते हैं, इसका क्या वजह हो सकता है? एक, लड़कों में गणितीय क्षमता जन्मजात होती है, ऐसा कोई बात नहीं है। लड़कियां भी बहुत सारी है जो गणित में बहुत बेहतर प्रदर्शन की है और बहुत नाम भी मतलब कि उनका हुआ है, तो ये वजह नहीं हो सकता है। क्योंकि ये जो है क्वेश्चन वो रूढ़िवादी वाला क्वेश्चन है, तो हमको उसी सोच के तहत क्वेश्चन ढूंढना होगा।
सेकंड में आते हैं, गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन उनके गणित के प्रति प्रचलित भय के कारण होता है। ऐसा बात कोई नहीं है। कभी कभी लड़कों का भी खराब प्रदर्शन होता है गणित में, तो ये वजह भी नहीं है। तीन कह रहा है, गणित अपनी प्रकृति द्वारा ही पुरुष प्रधान विषय है, यानी कि गणित अपने हाव भाव से ही रहता है कि हाँ ये लड़कों के लिए है। ऐसा कोई बात है क्या? कोई बात नहीं ऐसा भाई। विषय है वो एक, उसमें क्या हाव भाव उतनी ना शो करा भाई हम लड़कों के लिए, लड़कों को ही समझ में आएगा, लड़के को समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ वो कहता ही नहीं, ये भी नहीं होगा। फोर्थ में आते हैं कि समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती है। सही बात है, समाज का सोच बन गया है कि लड़की जो है वो होम साइंस पढ़ेगा और लड़का जो है साइंस पढ़ेगा, लड़की जो है वो कितकित खेलेगा और लड़का कबड्डी खेलेगा। ये समाज का सोच है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको 4 हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 59 में आते हैं कि कक्षाई शोध ये दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित में उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? मतलब ये है कि बच्चा उसी कक्षा में हिंदी पढ़ रहा था, अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, उसी कक्षा में मतलब कि आपको पर्यावरण पढ़ रहा था, अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन उसी कक्षा में जो वो मैथ पढ़ रहा है तो उसका प्रदर्शन बेहतर नहीं है, अच्छा प्रदर्शन नहीं है। तो गणित के संबंध में ये जो भय है, ये भय क्या शो कर रहा है कि गणित में प्राथमिक प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति है। मतलब ये है कि गणित जो है वो अमूर्त अवधारणाएं वाली चीज है। तो चलिए ये भी ठीक है, सही बात है, गणित कुछ अमूर्त वाले हैं, लेकिन प्राथमिक कक्षा में अमूर्त नहीं होता है, लगभग चीज मूर्त ही होता है कि 2 आम कितना आम हुआ? 4 आम हुआ। चलिए तो ये तो होगा नहीं। 2 में आते हैं, गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार। चलिए ठीक है, इसको भी मान लेते हैं। चलिए ऑप्शन अब थर्ड में आते हैं कि गणित में दिए गए प्रश्नों के अनेक उत्तर होने के नाते, चलिए ये भी ठीक है। फोर्थ में आते हैं, गणित में किसी समस्या समाधान के लिए अनेक मतलब की प्रणाली, ये भी ठीक है। मतलब आपको ऑप्शन चारों ठीक है कि गणित में अमूर्त कंसेप्ट होता है, ये बात भी ठीक है। विस्तृत ज्ञान भंडार चाहिए, ये भी ठीक है। उसमें जो है उत्तर बहुत व्यापक होता है, ये बात भी सही है। कई उत्तर होते हैं, ये बात सही है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि उसी क्लास में अगर ईवीएस पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है, लेकिन उसी क्लास में उसी टीचर से या किसी अन्य टीचर से भी अगर मैथ पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है। इसका वजह ये है कि अवधारणा की अमूर्त प्रकृति, यानी कि अगर आप ईवीएस पढ़ते हैं तो उसमें जो भी कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आपके आसपास में मौजूद है, उससे आप एग्जाम्पल देते बच्चों को समझ में आता है। लेकिन मैथ में आप मूर्त एग्जाम्पल नहीं देकर के अमूर्त एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए बच्चों में इसके प्रति भय बैठा हुआ है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, हालांकि आंसर 4 होगा, लेकिन सबसे नेगेटिव जो सबसे फैक्ट बात जो है वो अमूर्त प्रकृति की वजह से बच्चों में ये भय का माहौल है। चलिए 60 में आते हैं। 60 में क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं डैश होगी। यानी कि कह रहा क्वेश्चन ये कर रहा है कि जब से एनपीई आया, अब जो है अब बच्चों में जो किसी भी विषय के प्रति ओलंपियाड हो या प्रतियोगिता परीक्षाएं हो, वो बच्चों के लिए क्या हो जाएगा? क्या वो कम हो जाएगा या सरल हो जाएगा या मजबूत होगा या हतोत्साहित होगा? देखिए इसमें कम और हतोत्साहित तो होगा ही नहीं, यानी कि 1 4 तो ऐसे छट गया, अब बच गया क्या? 2 और 3। 2 और 3 में क्या होगा कि अब एनपीई 2020 जब से आया है तो अब क्या है, चीज़ें बहुत आसान हो गई है, बच्चों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगा है, बहुत सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने लगा, चूंकि कैरिकुलम उसी हिसाब से बनाया गया है। तो अब होगा ये कि बच्चों के लिए अब ओलंपियाड निकालना, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा निकालना, उसके लिए आप सरल हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, ओके। अब यहीं तक, फिर आप आपको हम हिंदी का जो क्वेश्चन है वो उसका आंसर की वो आप नाइट में अपलोड कर देंगे। ठीक है।